हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पूरा ट्राई करेंगे कि ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इसी की हम बात करते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसे हम बोलने वाले हैं प्रणोद तथा दाब। तो यहाँ पर हमने लिखा, हम पढ़ने वाले हैं आज थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर को पढ़ेंगे। थ्रस्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रणोद, एंड प्रेशर को हम बोलते हैं दाब। ठीक है, अब प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, आप प्रेशर को पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज पर, जैसे कि बॉक्स पर अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूं, तो मैं बॉक्स के एरिया में पर्टिकुलर उसी एरिया में, उसी क्षेत्रफल में क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो यहां पर क्या है, फोर्स लगा रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर एरिया, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं एक पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर क्या है, फोर्स पर एरिया के बराबर। अब लेकिन ये फोर्स यहाँ पर किस तरीके से लगेगा, फोर्स की यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी, या फिर फोर्स यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करेगा। तो आप याद रखना कि यहाँ पर ये जो फोर्स लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। यहाँ पर जो हम फोर्स लगाने वाले हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है जो कि किसी यूनिट एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर लगाया जाता है किसी यूनिट एरिया में, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। क्योंकि प्रेशर में हमेशा हम फोर्स कैसा लगाते हैं, परपेंडिकुलर लगाते हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज में प्रेशर लगाना है, तो मैं इस सतह के, इस सरफेस के पैरेलल इस सतह के परपेंडिकुलर, लंबवत लगाऊंगा उस प्रेशर को। ठीक है, उस फोर्स को भी मैं वहां पर क्या लगाऊंगा, लंबवत लगाऊंगा। तो इसीलिए हमेशा थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट मतलब प्रणोद की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक तरीके से लंबवत बल के बराबर होता है। थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद की अगर हम बात करते हैं, प्रणोद होता है लंबवत बल। प्रणोद क्या होता है, लंबवत बल होता है। थ्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, वही प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो यही परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप इतना ही जो फोर्स लगा रहे हो, उसे आप क्या बोलोगे, वहां पर प्रेशर बोलोगे। और जो फोर्स आपने लगाया है, उस फोर्स को आप क्या बोलोगे, वहां पर थ्रस्ट बोलोगे। आपकी बुक में एक बार आप पैराग्राफ जो दिया हुआ है थ्रस्ट एंड प्रेशर का, वो पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। ठीक है, प्रणोद और दाब वाला जो एक पैरा दिया हुआ है, नीचे पूरा लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ना बहुत अच्छा है, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उसमें एक रेत वाला एग्जांपल दिया है कि रेत में अगर हम ऐसे खड़े रहते हैं तो हम रेत में धंसने लगते हैं, लेकिन अगर हम लेट जाते हैं तो हम नहीं धंसते। इसका रीजन क्या है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट भी लगा और एक तरीके से आपको समझ में भी आना चाहिए। अब देखो, अगर यहाँ पर रेत की पूरी सतह है और कोई इंसान उस पर इस तरीके से खड़ा होगा, ठीक है, कोई भी इंसान अगर उस पर इस तरीके से खड़ा होता है, तो खड़े होने पर अगर कोई इंसान उस पर इस तरीके से खड़ा होता है, तो आप देखोगे कि ये जो इसका भार है, ये किसकी तरह लग रहा है, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। भार एक तरीके से क्या, ऊपर से लगने वाला बल है। ऊपर से लगने वाला बल लग रहा है इस सतह के परपेंडिकुलर। ऐसा में ये सतह और ऊपर से लगने वाला बल, ये क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो बल है, ये इस एरिया के मुकाबले क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, बल क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं इस छोटे से एरिया में, इसलिए क्या हो जाते हैं, हम उसके अंदर धंस जाते हैं। लेकिन अगर वही इंसान लेट जाता है, अगर वही इंसान लेट जाता है, तो यहाँ पर इसका एरिया का, अब ये सतह और ये सतह दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया नहीं है। अगर मैं ऊपर से बल, ऊपर से जो भार लगाने की भी
में बात करूं तो यहाँ पर एरिया क्या है, काफी ज्यादा है। आप इतने ज्यादा एरिया में इतने से फोर्स से काम नहीं चला सकते, इसलिए हम लेटते हैं तो नहीं धंसते, लेकिन अगर हम खड़े होते हैं तो वहीं पर क्या हो जाते हैं, हम धंसने लगते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बोला है कि थ्रस्ट जो होता है एक तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जो कि अगर मैं यूनिट एरिया में लगाता हूँ, इकाई क्षेत्रफल में लगाता हूँ, दूसरी क्या बोलेंगे हम, दाब बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी में इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लेना। प्रणोद, हिंदी में जो दाब होता है वो बराबर होता है प्रणोद के अपॉन में क्षेत्रफल। ठीक है, प्रणोद और अपॉन में क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर? तो दाब इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रणोद अपॉन में क्षेत्रफल। ये है बेसिकली थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट को हम प्रणोद बोलते हैं और प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ये बेसिकली इसका कंसेप्ट था कि थ्रस्ट क्या होता है और दाब क्या होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है 10.6। इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको पूरा किया गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक लकड़ी का टुकड़ा मेज पर रखा है, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा हुआ है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है, 5 किलो का है वो लकड़ी का टुकड़ा, तथा इसकी विमाएं जो है 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगाए जाने वाले दाब को ज्ञात करना है हमें, यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। तो यहाँ पर उसने सतह, 2 सतह ही हम कोई सी मेज पर रख सकते हैं, तो वहाँ पर उसने जो सतह 2 रखी हुई है, एक बार 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रखा है और एक बार 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे हम कि जो भी हमारा फोर्स है, प्रेशर अगर हमें निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको देखना पड़ेगा, मतलब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, एक बार क्षेत्रफल की वैल्यू निकालेंगे और उसकी दोनों वैल्यूज हम प्रेशर वाले फॉर्मूले में जो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है थ्रस्ट अपॉन में एरिया, उसमें हम कोट कर देंगे। फिर सेकंड वाले के लिए हम निकालेंगे, तो सेकंड वाले के लिए भी क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसको कोट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पूरी दोनों चीजें निकालने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर का ही ये न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी एक तरीके से आ सकता है। हाँ, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में अगर हम देखें तो सबसे पहले उस वुडन ब्लॉक का, उस लकड़ी के गुटके का मास कितना दिया हुआ है, तो उसने मास दिया हुआ है यहाँ पर, मास इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 kg। ठीक है, मास उसने दिया हुआ है 5 kg। अब आगे डायमेंशंस उसने दी हुई है, कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगी। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशंस ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर, डायमेंशंस 40 इंटू 20 इंटू 10, ये दिए 40 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, सारी किसमें है, सेंटीमीटर में। अब मैं सबसे पहले तो फोर्स निकालता हूँ कि फोर्स कितना रहेगा, तो वी नो दैट क्या पता है हमें, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। F की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो F मास कितना है 5 kg, तो 5 मल्टीप्लाई ग्रेविटी कितना है 9.8। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 49। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 49। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो यहाँ पर हो गया न्यूटन। एक तरीके से हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहला वाला टॉपिक इनका सॉल्व कर लिया। न्यूमेरिकल में उसने पूछा था कि फोर्स क्या होगा, तो हमने फोर्स यहाँ पर निकाल लिया, क्या होगा 49 न्यूटन। ठीक है, अब इसी फोर्स को हम हर जगह पुट करने वाले, क्योंकि अगर मैं मास की बात करूँ, किसी वुडन ब्लॉक की बात करूँ, तो जब उसको मैं टेबल पर रखूंगा तो फोर्स तो इतना लगेगा, फोर्स कंपल्सरी। ठीक है, अब हम दो जो उसकी डायमेंशंस दी हुई थी, 2 विमाएं दी हुई थी, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डायमेंशन थी, विमाएं जो थी वो क्या थी, पहली विमाएं उसने दी थी 20 इंटू 10। ठीक है, क्या दी थी इसने, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, यहाँ पर
20 सेंटीमीटर लंबाई है ना, लंबाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। वही अगर हम बात करते हैं ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, एरिया मतलब क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 20 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आयतन में कितना आ जाएगा ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम सेंटीमीटर में तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर में। मीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 200 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करोगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहीं से मीटर चालू करते हैं। अगर मैं 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूं तो यहाँ पर देखो 20 सेंटीमीटर हमने लेंथ ली, अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगी 1 2 मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी ये 0.2 मीटर। यहाँ पर अगर हम 10 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। कैसे ये निकालते हैं तो आपको मैं अभी बता देता हूँ, 20/100, एक 0 से एक 0, इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। यहाँ पर 10 है तो 10/100, एक 0, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 1/10 तो 0.1 आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, इसलिए हम 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब जब आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालोगे तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 0.2 मल्टीप्लाई 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है, 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, इसलिए ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये आ गया हमारा एरिया। अब वी नो दैट, क्या बताया हमें कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर मतलब P इज इक्वल टू फोर्स कितना निकाला था हमने अभी 49 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में एरिया कितना निकाला हमने, क्षेत्रफल 0.02, तो 0.02, यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 0 लगाओ। P इज इक्वल टू 4900 अपॉन में 2 से सॉरी 2 से ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल होगी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। तो प्रेशर कितना लग रहा है 2450, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर की यूनिट की, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एरिया, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर कितना लग रहा है 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको नोट करना है। ये तो हमने किसके लिए निकाला, एक विमाओं के लिए, एक विमा निकाली, डायमेंशन जो उसने दी थी 20 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर, उसके लिए ये हमने निकाला। अब हम सेकंड वाली के लिए निकालेंगे जो दिया है 40 सेंटीमीटर इनटू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बाकी सब सेम रहेगा, बस ये चीजें चेंज होंगी। तो अब विमाएं क्या दी हुई है 40 सेंटीमीटर इनटू 20 सेंटीमीटर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 40 सेंटीमीटर इनटू 20, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 0.4 मीटर। ब्रेड्थ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.2, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08 आना चाहिए, आई थी हाँ 0.08। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे, 0.08 कर देंगे इसको, यहाँ पर भी चेंज करेंगे 49 अपॉन में सॉरी 4900 अपॉन में 8 से कैंसिल करो तो 2 2 जा 4 और 8 और 1 9, दो इधर गए तो हाँ ठीक है, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10,
अब यहाँ पर P is equal to 1275 अपॉन में 2, तो वापस से 2 से कैंसिल हो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो प्रेशर इज इक्वल टू आ रहा है 637.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल ली, दाब की वैल्यू निकाल ली। हमने कुछ यहाँ पर शायद गलत किया है, 612 आ रहा है 4900। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 4 जाए 2 2 4, 2 4 8, एक इधर 2 5 जाए 0, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 2। अच्छा, यहाँ पर गलत किया हमने, 2 2 4 और 2 2 4 और 2 5 10, 1 2 2 5 आना चाहिए, 1 2 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 612.5 कुछ इस तरीके से। ठीक है, 612.5। तो इस तरीके से हमने दोनों प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। अगर ये बीमारी रखी है तो इतना प्रेशर लगेगा, अगर इससे पहली वाली 10 × 20 वाली बीमारी रखी होती तो उतना प्रेशर लगता। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, फोर्स की वैल्यू एक बार निकालना है, बाकी फिर आपको एरिया निकालते हुए उसमें पुट कर देना है। ठीक है, फोर्स तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसको हम बोल रहे थे प्रेशर एंड प्रणोद और दाब। ठीक है, जिसे हम बोल रहे थे थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है ब्यूएंसी। ठीक है, ब्यूएंसी या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं उत्प्लावकता। तो हम देखते हैं ब्यूएंसी बेसिकली होती क्या है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और लास्ट में दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तीनों टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक नेम डाल देता हूँ। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, उत्प्लावकता बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो, कभी भी अगर हम बात करते हैं ब्यूएंसी की, तो ये कुछ इस टाइप की टर्म है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स में लेके बताता हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसी बड़े से शिप की, जहाज की, ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी में तैरता है। अगर हम बात करें किसी शिप की तो वो पानी में तैरती है, लेकिन किससे बनी होती है, वो मेटल से बनी होती है। ठीक है, धातु से बनी होती है। अब अगर उतनी ही धातु मैं उसमें रखता हूँ, पानी के ऊपर रखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाएगी, लेकिन शिप फिर भी क्या करती है, वहां पर तैरती है। ठीक है, अगर हम लकड़ी के टुकड़े की बात करते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा अगर हम उसमें डालते हैं उतने ही वेट का, जितना वेट कील का है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा उसमें नहीं डूबता, लेकिन कील अगर मैं लोहे की कील लेता हूँ तो वो उसमें क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है। कुछ इसी टाइप के फिनोमिना को उत्प्लावकता या फिर ब्यूएंसी कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी, जो पानी है वहां पर क्या है, सतह पर है, किसी सरफेस पर क्या है, पानी। तो मैं यहाँ पर एक तरीके से ऐसी सतह बना देता हूँ और इस पर क्या करता है, यहाँ पर पानी। ठीक है, पानी या फिर कोई भी तरल पदार्थ। अब अगर मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फोर्स की बात करता हूँ, तो सतह पर पानी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशन। ठीक है, सतह पर पानी सतह पर ही रहे, इसलिए उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन का। लेकिन जब हम किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर डालते हैं और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है, याद रखना, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो पानी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है। कहां की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो यही फिनोमेना क्या बोलते हैं, ब्यूएंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब समझते हो, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, आप कंसीडर करो कि लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी क्या होती है, मैं बताता हूँ। देखो, स्पेस के कंपैरिजन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है,
जगह के कंपैरिजन में अगर मैं देखता हूँ तो वहां पर लोग ज्यादा है। जैसे कि अगर एक क्लास है जिसमें कुछ 50 बच्चे आ सकते हैं लेकिन उसमें 100 बच्चे आ गए, तो इसकी अगर मैं देखूं तो जगह 50 बच्चों की है लेकिन आ कितने गए हैं वहां पर 100 बच्चे, तो वहां पर जगह बिल्कुल बचेगी ही नहीं। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बचेगी और कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, स्पेस कम है और वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी। जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं स्पेस के कंपैरिजन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी, मतलब ज्यादा घनत्व। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ 50 स्टूडेंट की क्लास है और वहां पर केवल 5 स्टूडेंट आए हैं, तो उस टाइप के एरिया को, उस टाइप के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, कम घनत्व वाला क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर स्पेस के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी कम है। अगर आप गैस की बात करते हो तो गैस में क्या होता है, कम घनत्व होता है, लो डेंसिटी होती है। लेकिन आप अगर सॉलिड की बात करते हो तो सॉलिड का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो लिक्विड का भी क्या होता है, घनत्व होता है, लिक्विड में भी डेंसिटी होती है। अगर आप कोई सा ऐसा ऑब्जेक्ट डालते हो जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो कभी भी इसके अंदर नहीं डूबेगा। ऐसा नहीं, कभी भी वो इसके अंदर नहीं डूबेगा। आया, अगर मैं लकड़ी के टुकड़े की बात करता हूं तो लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। मेटल के पीस की अगर मैं बात करता हूं तो मेटल के पीस की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए मेटल का पीस इसमें डूब जाता है और लकड़ी का टुकड़ा इसमें नहीं डूबता। ठीक है, पानी क्या करता है, अपने से कम डेंसिटी वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए वो उसकी सरफेस पर ही रहते हैं, नीचे उसमें नहीं डूब पाते। सेकंड, अगर मैं मेटल का पीस रख देता हूं तो पानी उसको ऊपर की तरफ फोर्स तो लगाता है, लेकिन पानी का फोर्स उसके वेट के कंपैरिजन में क्या है, काफी कम है, इसलिए उसका वेट क्या करता है, उसको नीचे की तरफ दबाकर ले जाता है, इसलिए वो चीजें क्या होती है, पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है, आया समझ में? अब यहीं पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लिया कि यहां पर कोई बॉटल लिए है, ठीक है, यहां पर क्या लिए, मैंने कोई सी बॉटल लिए, बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। अब जैसे ही आप इस बॉटल को बंद करने के बाद इसके अंदर डालोगे तो ध्यान रखना कि बॉटल के ऊपर तो क्या लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, बॉटल अपने आप को नीचे ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो क्या करेगा, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए पानी यहाँ पर ज्यादा है तो एज कंपेयर टू बॉटल पानी क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए बंद बॉटल कभी भी यहाँ पर नहीं डूबती। ऐसा समझ में? पानी इसमें भरा हुआ है तो ये बॉटल को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो अंदर से प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, उसको ऊपर की तरफ फेंकती है, इसलिए बॉटल ये कभी भी नीचे नहीं डूबती। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कांसेप्ट है, जब आप ऑफलाइन आ जाओगे तब मैं इसको एक बार वापस से रिपीट करूंगा। अभी सिंपली आप इतना समझ लो कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, वो कभी पानी में नहीं डूबता। किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन। अगर कोई यहाँ पर वस्तु है जिसका घनत्व कम है पानी से, ठीक है, तो वो कभी भी इसमें नहीं डूबेगा, लेकिन अगर इसका घनत्व ज्यादा है पानी से तो वो इसमें क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आया समझ में? इसी टाइप के फिनोमेना को, इसी टाइप की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्यूयेंसी या फिर उत्प्लावकता। आगे हम पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे ही है कि आप इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को आप प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ने वाले हो, प्रैक्टिकल्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये होता है। अब देखो नॉर्मल सा मैं इसका डेफिनेशन सिंपल सा समझा देता हूँ कि ये प्रिंसिपल है क्या बेसिकली। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पर एक बीकर में मैंने क्या किया, पानी भरा और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर क्या है, होल है, जो कि कहा जा रहा है, एक दूसरे बीकर में जा रहा है, यहाँ आया समझ में? अब यहाँ पर मैंने पानी भरा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रस्सी के सहारे एक बड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पर पत्थर लटका देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर रस्सी से एक बहुत बड़ा पत्थर वहां पर लटका दिया। देखो यहाँ पर फिनोमेना हो क्या रहा है कि बीकर में मैंने पत्थर डाला जिससे पानी क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। मान लिया कि इस पत्थर का जो वेट है वो 500 ग्राम है,
कितना वेट है इसका 500 ग्राम। तो अब ध्यान रखना आप कि अगर इतने भार का पत्थर 500 ग्राम का पत्थर मैं पानी में डालता हूं तो पानी ऊपर की तरफ आएगा, जो कि कहां जाएगा, इस नली के थ्रू इस वाले बीकर के अंदर जाता जाएगा। आया समझ में, इस बीकर के अंदर जाता जाएगा। अब आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि आप जितनी भी यहाँ पर डेंसिटी को यहाँ पर पत्थर को डुबोगे और जितना भी पानी यहाँ पर भार रहेगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये जो भी पत्थर है, आप जितने भी भार का पत्थर इस पानी में डुबोते हो, फ्लूइड में किसी में डुबोते हो, तो उससे जो पानी बाहर निकलेगा उसका भार और पत्थर का भार यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये बेसिकली आर्किमिडीज का रियल जो नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं उसको इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है कि आप जितना भारी वहां पर पत्थर को डुबोगे उतना ही पानी वहां से क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी में इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है। पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, लेकिन अगर आप इतना बड़ा ऑब्जेक्ट वहां पर डालोगे तो वो पानी में स्पेस लेगा तो ऑफ कोर्स ये तो बात सिंपल सी है कि जितनी स्पेस वो लेगा उतना पानी बाहर जाएगा। तो यहाँ पर इसका मास जो होगा वो इसके मास के बराबर। आया समझ में, जो दोनों का भार होगा वहां पर वो क्या होगा, वहां पर बराबर होगा। यही आर्किमिडीज ने यहाँ पर बोला था, डूबने के बाद डोरी के प्रसार में कमी क्यों नहीं होती। हाँ, तो ये एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल है जिसको आपको याद करना है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो वेट है, जो भी वेट आप इसके अंदर डाल रहे हो तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। अब ये जितना भी भार आएगा इस पानी का और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है फोर्स, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। और यही हम आर्किमिडीज ने बताया भी था। इसको जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह समझेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी केवल इतना समझो कि जब हम पत्थर को नीचे की तरफ किसी भी पानी में या फिर किसी भी फ्लूइड में पत्थर को डालते हैं तो उसके ऊपर की तरफ, मतलब वो एकदम से नीचे वेट नहीं लगता उसमें, वो क्या लगता है, हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यही जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स और जितना हमने पत्थर को अंदर डाला है और पानी उससे बाहर गया है, वो पानी का भार, फोर्स और पानी का भार, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यही आर्किमिडीज ने यहाँ पर बोला था। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एंड होता है। ठीक है, लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, उसी से आप रिलेट करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर आप बोल सकते हो इसको डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक बार मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। It is often convenient to express density of a substance in comparison with that of water. The relative density of substance is the ratio of density by। ठीक है, जितने भी डेंसिटी बेसिकली क्या होगी, the density of a given substance under specific conditions remains the same। ठीक है, किसी भी अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, एक जो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। इसमें नॉर्मल डेफिनेशन दी हुई है, हाँ, एक नॉर्मल डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसी को उसका क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी इकाई क्षेत्रफल में आप बोल सकते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्रफल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अणु के कण हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेस के कंपैरिजन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, जगह के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो उसे हम हाई डेंसिटी बोलेंगे, ज्यादा घनत्व बोलेंगे। और अगर स्पेस के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो उसे हम लो डेंसिटी बोलेंगे, कम घनत्व बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर के कंपैरिजन में अगर हम डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की निकाल रहे हैं तो उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर को और डेंसिटी ऑफ
सब्सटेंस को दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। देखो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपल सा मतलब ये है, अपेक्षिक घनत्व का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी की अपेक्षा कर कर क्या कर रहे हो, वहाँ पर घनत्व निकाल रहे हो। मतलब मैं डेंसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। जैसा कि अभी हमने करा था, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसमें क्या है, एक पत्थर है, उसको हमने किस में डाला है, पानी में। तो अगर मैं पत्थर और पानी इन दोनों के घनत्व निकालता हूँ, दोनों की अपेक्षा करता हूँ, तो उसी को क्या बोला जाएगा, आपेक्षिक घनत्व बोला जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर सिंपली मैं कर दूँ कि डेंसिटी ऑफ स्टोन अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का अगर मैं डिवाइड निकाल लेता हूँ तो वही क्या होगा, मेरा रिलेटिव डेंसिटी होगा। सिंपल सी बात है, आप डेंसिटी को क्या कर रहे हो, रिलेट करोगे किसी के साथ। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं ये सब मैं सेंड कर दूंगा परीक्षा बोर्ड में टिक करके, तो आप उनको कॉपीज में नोट कर लेना। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।